तो जो बात मैंने कही थी ना, शिक्षा व्यवस्था वाले डिस्कशन को अभी और नहीं करते। जब समाज में व्यवस्था पर चर्चा को शुरू करेंगे तो शिक्षा पर विस्तार से बात करनी है अपने को। उस समय आराम से इस पर बात कर लेंगे कि शिक्षा की वस्तु क्या होने की जरूरत है, उसका विधि या प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होने की जरूरत है, और उस लर्निंग को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग पर हम बात करेंगे। उस समय बात करेंगे। ठीक है, अभी तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मानव के रूप में स्वयं को समझने के ऊपर चर्चा चल रही थी, और उसमें चर्चा को हम लोगों ने इस जगह से शुरू किया था कि मानव, मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है। ये दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं और उनको पूरा करने का तरीका भी अलग अलग है। ये जो सुख की आवश्यकता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति तो सही समझ और सही भाव से होती है। जबकि शरीर की जो आवश्यकता है, सुविधा की, भोजन की, कपड़े की, घर की, ये जरूरतें तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती हैं। जैसे ही हम इन सुविधाओं से सम्मान की जरूरत को पूरा करने जाते हैं, वो हमारे लिए दसियों समस्याओं का कारण बन जाता है। उन कारणों पर हमने विस्तार से बात किया। आप अपने लिए जांच परख करके इसको देखते रहिए। और जैसा कि मैंने वर्कशॉप के शुरू में ही कहा था, ये जो सारी बात कही जा रही है ये आपके लिए प्रस्ताव है। ठीक, डू नॉट एज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स। न तो इसको मानने की जरूरत नहीं है। क्या करना है फिर? अपने में जांच परख करके देखना है कि हमको वो ठीक लगता है कि नहीं। कैसे जांच परख करना है का भी उत्तर हम लोगों ने दिया था कि ये वेरीफाई करके देखें कि ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। वेदर दिस प्रपोजल इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। एक वेरिफिकेशन का ढंग हमने ये देखा था, उसको काफी उदाहरणों से हमने विस्तार किया था, इसलिए हम अभी और नहीं कर रहे। और जांच का दूसरा ढंग हमने ये कहा था कि उसको जी करके देखें कि ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेवियर में, मनुष्य के साथ व्यवहार में वो म्यूचुअल हैप्पीनेस को, दोनों के सुख को इंश्योर करता है तो प्रपोजल सही है, नहीं करता है तो नहीं सही है। ऐसे ही वर्क की जगह पर, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ वर्क की जगह पर, कार्य की जगह पर अगर म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करता है, मानव की भी प्रोस्पेरिटी और रेस्ट ऑफ द नेचर का, शेष प्रकृति का प्रोस्पेरिटी को भी अगर इंश्योर करता है तो वो बात सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो सारी बातों को उस प्रोसेस से ही जांच परख करके देखने की जरूरत है। इसको आप सही मान लें तो भी कोई भला नहीं होने वाला, इसको आप गलत और बेकार मान लें तो भी कोई भला नहीं होने वाला। वर्कशॉप का ये दोनों पर्पस ही नहीं है। वर्कशॉप का मूल पर्पस तो ये है कि हमारे अंदर जांच परख की वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ताकि जहां कहीं से भी जो भी सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं, हम वो सबको वेरीफाई करके जांच परख कर सकें। अन्यथा हमारा अपना ही मन, हमारा अपना ही सेल्फ एक डस्टबिन जैसा हो जाता है, जिसमें हर तरफ से आई हुई चीजें इकट्ठा होती रहती हैं। सेल्फ की इन सारी डिटेलिंग के साथ एक्टिविटी की जगह पर भी देखेंगे ना, क्रिया की जगह पर भी देखेंगे तो सेल्फ और बॉडी की क्रियाओं में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे शरीर से जो भी हम क्रिया करते हैं, चलने का, दौड़ने का, बैठने का, सोने का, इस पूरी प्रक्रिया में शरीर एक समय के बाद बदलाव मांगता है, चेंज मांगता है। थोड़े समय में शरीर थक जाता है। आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी एक पोस्चर में शरीर थक जाता है, थोड़े समय बाद पोस्चर बदलने की जरूरत दिखाई देती है। चलने की एक्टिविटी में हम इंगेज्ड हैं, शरीर थोड़े समय में थक जाता है, हमको आराम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये बात लिखा हुआ है कि शरीर से की जाने वाली ये जो क्रियाएं हैं ये सामयिक हैं, टेम्पररी है। जबकि
सेल्फ में, मैं में होने वाली क्रियाओं को देखिएगा। जो इच्छा हमारे अंदर चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोच विचार हमारे अंदर चलता रहता है, कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे अंदर चलती रहती है। ये जो हमारे अंदर एक्टिविटी चलती रहती है, ये लगातार चलती है कि कभी कभी चलती है? लगातार चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये दिखना जरूरी है कि सेल्फ की नीड भी कंटिन्यूअस है, उसकी एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस है, और उसको जो पूरा करने का ढंग है, सही समझ और सही भाव, वो भी सेल्फ में ही होता है। तो सेल्फ की नीड कंटिन्यूअस है, उसकी एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस है, और उसकी जो फुलफिलमेंट होती है, उसका जो पूरा होना होता है सही समझ और सही भाव से, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से, वो भी सेल्फ में ही होने वाली एक्टिविटी है। तो सेल्फ की नीड को सेल्फ की ही एक्टिविटी से पूरा किया जाता है। सेल्फ की जो आवश्यकता है विश्वास, सम्मान, स्नेह की, ये सेल्फ में ही होने वाले भावों से पूरा किया जा सकता है। सुविधा से या शरीर की किसी भी क्रिया से इसको हम पूरा करने जाते हैं तो वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ही अलग अलग है। दोनों कैटेगरी ही अलग अलग है। हमारे सेल्फ में चलने वाली हर एक्टिविटी कंटिन्यूअस है, लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। जबकि शरीर की जगह पर देखिएगा तो किसी भी क्रिया के बाद शरीर रेस्ट मांगता है, चेंज मांगता है, बदलाव मांगता है। शरीर से अगर आप बीमार हो जाएं तो ये चलने दौड़ने की एक्टिविटी को आप उतनी सहजता से नहीं कर सकते। लेकिन उस बीमार शरीर से आप बेड पे लेटे हुए भी हैं, तब भी कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इच्छा अपने अंदर लगातार चलती हुई दिखाई देती है, लगातार चलती हुई दिखाई देती है। ये बात को देख सकते? कोई भी कठिनाई हो तो बताइए। ये अंतर दोनों का पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों को अगर मिक्स करके रखेंगे ना, एक दूसरे के साथ उलझा करके रखेंगे, तो कभी भी आवश्यकता को पूरा कैसे करें वो डिजाइन पकड़ में नहीं आएगा, डिजाइन पकड़ में नहीं आएगा। जितना ये दोनों को हम अलग अलग देख पाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सुख की जरूरत है, ये जो हैप्पीनेस की नीड है, ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की जरूरत है, ये तो सेल्फ की नीड है। इसको पूरा होने का जो डिजाइन है वो भी सेल्फ की ही एक्टिविटी है, सही समझ और सही भाव जिससे पूरा होता है। और सेल्फ में जो ये डिजायर की, थॉट की, एक्सपेक्टेशन की, इच्छा की, विचार की, आशा की क्रिया चल रही होती है, इन क्रियाओं को भी देखेंगे तो ये लगातार ही चल रही होती है। जबकि शरीर से की जाने वाली क्रियाओं में शरीर एक समय के बाद थक जाता है, उसको आराम की जरूरत महसूस होती है। ये देख सकते? ठीक है। एक आखिरी बात जो मुझे इसके संदर्भ में कहनी है वो ये कि सेल्फ और बॉडी, मैं और शरीर, इन दोनों के रिस्पॉन्स को भी अगर देखेंगे ना, इनके निर्वाह करने के स्वरूप को, इनके रिस्पॉन्स को अगर देखेंगे तो बॉडी के लेवल पर पहचानना और निर्वाह करना, इंग्लिश वर्ड नहीं डाल पाया हूं मैं, रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट, ये दो एक्टिविटी दिखाई देती है। जबकि सेल्फ की जगह पर देखेंगे तो रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट के साथ नोइंग और एज्यूमिंग की एक्टिविटी भी, जानने और मानने की क्रिया भी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो उससे इसको पकड़ने में थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। आप बॉडी की एक्टिविटी को देखिए, हम लोग ये उदाहरण बार बार देते रहते हैं कि अगर शरीर में कोई सुई चुभोई जाए, ठीक है, कोई निडल को अगर प्रिक करें, उसमें हम सुई चुभोया जाए, अगर वो निडल बॉडी से हार्ड है तो अंदर जाएगा, हार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, कि नहीं? अगर कोई निडल लेकर के हम शरीर में चुभोएंगे तो बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत डेफिनिट है, हार्ड है तो अंदर जाएगा,
निडिल हार्ड है तो, निडिल हार्ड नहीं है तो वो नहीं जाएगा। ठीक ठीक। लेकिन सेल्फ के रिस्पॉन्स को देखेंगे तो हम सुई चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग करेंगे या विरोध करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने उसके बारे में क्या मान रखा है। अगर हम उसको अपने डॉक्टर के रूप में पहचानते हैं, अपने सहयोगी के रूप में पहचानते हैं, हमारे स्वास्थ्य के रक्षा करने वाले के रूप में पहचानते हैं, तो हम उस नील चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग करते हैं। ठीक। लेकिन अगर वही व्यक्ति हमको उसमें से जहर दे करके हमको मारने की कोशिश कर रहा हो, ठीक, तो हम उसका सहयोग करेंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। शरीर दोनों ही हालत में एक जैसा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर नीडल से एप्रोप्रिएट प्रेशर पड़ेगा बॉडी के ऊपर तो नीडल अंदर जाएगा, एप्रोप्रिएट प्रेशर नहीं पड़ेगा नीडल अंदर नहीं जाएगा, चाहे दुश्मन चुभो रहा हो चाहे डॉक्टर चुभो रहा हो। बॉडी का ये रिस्पॉन्स बिल्कुल ही डेफिनिट है कि नहीं। लेकिन सेल्फ के रूप में हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस व्यक्ति के बारे में क्या मान रखा है। उसको अगर हम अपने डॉक्टर के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में मान रखे हैं तो हम उसको हेल्प करते हैं। अगर हमने उसको अपने विरोधी के रूप में मान रखा है तो हम उसका हेल्प नहीं करते। तो हमारा जो पहचानना निर्वाह करना है वो शरीर की तरह निश्चित नहीं है, बल्कि हमारे मानने पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर मानने में गलती हो गई तो हमारा रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट गलत हो जाएगा। मानने में अगर गलती हो गई, चूक हो गई, तो हमारा रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट गलत हो जाएगा। उपाय क्या है उसका? उपाय भी इतना ही सिंपल है कि सिर्फ मानने के आधार पर जीने के बदले जानने के काम को इंश्योर कर लिया जाए। मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को ठीक ठीक जानने समझने का काम अगर हम कर लेते ना तो हमारा रिस्पॉन्स ठीक हो जाता है। जैसे आज सुबह सत्यप्रकाश भारत जी हमारे उस डिस्कशन के संदर्भ में कह रहे थे, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी एक जैसा है। अब लौट करके आप देखिए कि मानव के रूप में ये जो सारी बातें कही गई हैं, जितनी भी बातें अभी आपको इसमें लिखाई हुई दिखाई दे रही हैं, एक बात सिर्फ इसमें मिसिंग है जो पिछले में था कि आवश्यकता का पूरा होना, सेल्फ की आवश्यकता का पूरा होना सही समझ और सही भाव से है, और ये सुविधा की जरूरत का पूरा होना किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से, फिजियोकेमिकल थिंग से है, जो पिछली स्लाइड के नीचे मार्क था। यहां पर ये नीचे, सबसे नीचे आपकी स्लाइड में नहीं होगा, वो टाइपिंग में छूट गया था मुझसे। हाँ नहीं है ना? हाँ नहीं होगा, उसको लिख लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी डिटेलिंग को अब अगर देखेंगे ना तो अब ये बात को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि ये जितनी बात यहाँ लिखी हुई है, ह्यूमन बीइंग, सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में, दोनों की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता, मैं की आवश्यकता सुख की, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की, शरीर की आवश्यकता सुविधा की, भोजन, कपड़े, घर जैसी, और ये जो मैं की आवश्यकता है ये कंटिन्यूअस है, भाव के रूप में है, जबकि ये जो शरीर की आवश्यकता है सुविधा, ये सामयिक है, टेम्पररी है, और इसकी क्वांटिटी की बात हम कर सकते हैं। शरीर की जो एक्टिविटी है, चलना, दौड़ना, बैठना, ये सब एक्टिविटी भी टेम्पररी है, सामयिक है, जबकि सेल्फ की जो एक्टिविटी है, कुछ न कुछ सोच, कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ इच्छा जो हमारे में चलती रहती है, ये कंटिन्यूअस। अब इस दृष्टि से जब देखते हैं तो अब इस बात को देख सकते कि ये बात सिर्फ जो है हिंदू के लिए ही लागू होती कि मुसलमान के लिए भी लागू होती है, सिख के लिए भी लागू होती है, सिर्फ हिंदी बोलने वालों के लिए ही लागू होती है, या अंग्रेजी, चाइनीज और जापानीज बोलने वालों के लिए भी लागू होती है?
सिर्फ पुरुष के लिए लागू होती है या महिलाओं के लिए भी एक जैसी लागू होती है? सिर्फ युवा के लोगों के लिए लागू होती है या बूढ़े और बच्चे के लिए भी लागू होती है? तो ये दिखाई देता कि किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी बोली को बोलने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, मानव को जब मानव के रूप में समझते हैं तो वो एक जैसा ही समझ में आता है। तो जानने के आधार पर जब हम जीने जाएंगे तो हम मानव को मानव की तरह देख करके जिएंगे या जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद करेंगे? अगर ये जानने का काम नहीं हुआ है और हमने मानने की जगह पर कुछ मान लिया है, ठीक है, तो हमारा सारा जीना मानने के आधार पर चलता रहता है। तो अगर हमने ये मान लिया कि मेरी जाति श्रेष्ठ है तो अपनी जाति वालों के साथ एक तरह का व्यवहार करते हैं, दूसरी जाति वालों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार करते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो अपने धर्म वालों के साथ हम एक तरह का व्यवहार करते हैं, दूसरे धर्म वालों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं। मानने की जगह पर जैसे ही चूक होगी जीना बदल जाएगा, क्योंकि सेल्फ में मानने के आधार पर पहचानने, निर्वाह करने का, रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट का काम होता है। जैसे ही मानना बदल जाता है हमारा पूरा रिस्पॉन्स और बिहेवियर बदल जाता है कि नहीं? हमारे सर बार बार इस बात का उदाहरण देते रहते हैं कि आप किसी के यहाँ ऑपरेशन टेबल पर जाएं, ठीक है, डॉक्टर पर आपको आश्वस्ति होती है, आप उसके साथ उसको ठीक माने हुए हैं, आप ऑपरेट कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर एनेस्थीसिया के पहले अगर आपको कोई फोन आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि ये डॉक्टर आपके विरोधी से मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उसके साथ आगे ऑपरेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। बाहर की कोई भी चीज नहीं बदली है, ऑपरेशन टेबल वही है, व्यक्ति भी वही खड़ा है, सारे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस सेम हैं, सिर्फ एक चीज बदल गया है, हमारा उस व्यक्ति के बारे में मानना। ये मानना जैसे ही बदलता है हमारा पूरा रिस्पॉन्स बदल जाता है। बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं बदलेगा, बॉडी को तभी भी डॉक्टर ऑपरेट करेगा तो ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चलने वाला था, लेकिन हमारा सारा रिस्पॉन्स हमारे मानने पर निर्भर करता है। तो आदमी के जीने में गलती की, समस्या की एक ही जगह है कि अगर मानने में ही चूक हो गई, मानने में ही गलती हो गई, मानने में ही समस्या हो गई तो जीने में गलती तो हो ही जाएगी। मानने की जगह पे अगर हमने ये मान लिया कि सुविधा में ही जिंदगी का सारा सुख है तो जीने में गलती तो हो ही जाएगी। मानने में अगर हमने ये मान लिया कि दूसरे पर शासन करके, दूसरे पर डोमिनेट करके, दूसरों को अपने से दबा करके ही जिंदगी में सुख मिलेगा तो जीने में गलती तो हो ही जाएगी। बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो बाहर निकलने का उपाय भी उतना ही सरल है कि जो कुछ भी हमने मान रखा है वो सबको जांच परख करके देख लिया जाए कि वो वास्तव में हमारे लिए सही है भी कि नहीं, वास्तव में हमारी जिंदगी उससे बेहतर हो भी रही है कि नहीं। ये जो जांच परख के प्रोसेस के बारे में हमने बात किया कि एक एक चीज जो हमने मान रखा है उसको ओपन माइंड से एक प्रपोजल के रूप में अपने में ही पलट के देखा जाए और ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो मैंने मान रखा है अपने में, ये खुद ही हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ऐसा जीने से हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सवाल अपने से बार बार पूछने की जरूरत है। इस प्रक्रिया से जितना जितना जानने का काम होता जाता है, और जानने का मतलब है वस्तु जैसी है उसको हम वैसे ठीक ठीक समझ पाते हैं, तो ये जानने का काम जितना जितना होता चला जाता है उतना उतना हमसे गलती होने का संभावना खत्म होता चला जाता है। तो मनुष्य की समस्या इतनी ही है
कि मानने की जगह पर चूक हो गया है। समाधान भी इतना ही है कि मानने से जानने में शिफ्ट हो लिया जाए, सिर्फ मानने पर रुका ना जाए। इस मानने से जानने की प्रक्रिया में शिफ्ट होने के लिए शिक्षा संस्कार का बहुत महत्व है। तो हम लोग बार बार ये बात कहते रहते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, नहीं तो मैं सुना देता हूं। आगे प्रकृति में व्यवस्था में उस पर और बात करेंगे कि एक वृक्ष को देखेंगे ना, तो वृक्ष आपने बीज जैसा बोया है वैसा उसका वृक्ष होता है। तो आम का बीज लगाया है तो आम का वृक्ष होगा, नीम का बीज लगाया है तो नीम का वृक्ष होगा। आम लगाया है तो मीठा होगा, नीम लगाया है तो कड़वा होगा। तो आम का, नीम का, वृक्ष का आचरण उसके बीज पर निर्भर करता है। पशु पक्षियों में देखेंगे तो उसका आचरण, उसका कंडक्ट, उसका जीना उसके वंश पर निर्भर करता है। तो गाय का बच्चा गाय होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। गाय शाकाहारी है तो उसका बच्चा भी शाकाहारी होता है। शेर मांसाहारी है तो उसका बच्चा भी मांसाहारी होता है। तो वंश के आधार पर उसका जीना निश्चित होता है। लेकिन आदमी के जीने को देखेंगे तो वो शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है कि एक बच्चे को बचपन से परिवार में, समाज में, स्कूल कॉलेजेस में, मीडिया, एडवर्टीजमेंट से, इन सभी जगहों से जो शिक्षा संस्कार उसको मिलता है वो उसके आचरण को डिसाइड करता है। इसीलिए हमारे माता पिता को एक लाइन अंग्रेजी बोलने नहीं आती हो, हम बोल सकते हैं। हमारे माता पिता डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो, हम हो सकते हैं। तो आप शेर को देखेंगे तो हजारों साल से वही मांस खा रहा है। गाय को देखिएगा तो हजारों साल से वही घास खा रही है, दूध दे रही है। लेकिन आदमी में देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव दिखाई देता है शिक्षा संस्कार में होने वाले बदलाव के कारण। तो एक सही शिक्षा संस्कार अगर हो पाए तो आदमी मानने से जानने में शिफ्ट हो सकता है, समस्या से निकल के समाधान में शिफ्ट हो सकता है। उस सार्थक शिक्षा संस्कार की मदद से समझने की ठीक ठीक प्रक्रिया को इंश्योर होने के आधार पर आदमी समस्या के जोन से बाहर निकल के जानने को इंश्योर करके समाधान के जोन में एंट्री कर सकता है। मानने तक में ही अगर हम जी रहे हैं तो मानने में जो जो भी समस्या हो जाएगी वो सब हमारी जिंदगी को उलझन में डालने ही वाला है। इसलिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन के काम में एक मुख्य काम ये करने की जरूरत है कि जिन जिन चीजों को हमने अपने में मान करके रखा है, जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, वो सबको निकाल करके वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये जो हमने मान रखा है ये वास्तव में हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। उसको जीने से हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंश्योर होने वाला है कि नहीं है। ये बार बार अपने में उस प्रोसेस को पलट करके देखने और करने की जरूरत है। ये अपने प्यूरिफिकेशन का काम है। इस काम को अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा मानना है वो तो वैसे ही इकट्ठा रहेगा, कैसे बदलेगा जी? अपने मान्यताओं के ऊपर, अपने मानने के ऊपर अगर हम पलट करके देखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है? कैसे पता चलेगा? तो इसलिए जो आदमी का समस्या का कारण है वो सिर्फ इतना है कि मानने के आधार पर हम जी रहे हैं। सुविधा से सुख हमने मान लिया तो हम एक तरह से जीने लगते हैं। दूसरों पर शासन करके ही हम ठीक से जी पाएंगे, ऐसा अगर हमने मान लिया है तो हमारा जीना एक तरह का होने लगता है। ये प्रकृति हमारे भोग के लिए बनी हुई है, ऐसा अगर हमने मान लिया तो हमारा जीना एक तरह का होने लगता है। जो सत्यप्रकाश भारत जी सुबह कह रहे थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये अगर हमने मान लिया है
तो हमारा जीना एक तरह से होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मानने से जानने में हम शिफ्ट होते हैं और हमको दिखाई देता है कि मानव के रूप में हम सभी एक जैसे हैं, तो अब हमको मानव एक जैसा दिखाई देने लगता है। ये जो अभी हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रेस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर हम जो भेद कर रहे थे आदमी में, वो भेद खत्म हो जाता है अगर हमको ये दिखाई देने लगता है कि मूल में तो हर मानव एक ही जैसा है। सभी मानव सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में है। उनकी नीड विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की है और सुविधा में भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतों की है। उन सभी में इच्छा, विचार, आशा की क्रियाएं मैं में निरंतर चल रही हैं। शरीर से होने वाली क्रियाएं सामयिक हैं। सभी शरीर में पहचानना, निर्वाह करना होता है, जबकि मैं में देखने जाएंगे तो कम से कम मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना होता है। इसलिए मानने में गलती हो जाए तो जीने में गलती हो ही जाएगी। उपाय भी ये दिखता है कि मानने से जानने में शिफ्ट हो जाया जाए तो गलती की संभावना खत्म हो जाती है। और मानने से जानने में शिफ्ट होने के लिए शिक्षा संस्कार का रोल है। सही समझने के लिए शिक्षा संस्कार का रोल है। और अच्छी बात ये दिखाई देती है कि छोटा से छोटा बच्चा भी जानना ही चाहता है, समझना ही चाहता है। जिस किसी चीज पर भी उसकी नजर पड़ती है वो उसको जानना चाहता है। उससे जुड़े 10 सवाल हमसे पूछता है। आप उसको उत्तर देते चले जाइए, वो एक के बाद एक सवाल पूछता चला जाएगा, एक के बाद एक सवाल पूछता चला जाएगा। तो ये दिखता है कि जानने की प्रवृत्ति छोटे से छोटे बच्चे में भी दिखाई देती है। अगर उनके जानने की उस जिज्ञासा को हम ठीक ढंग से जवाब देते रहते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व तक के सवाल को पूछने ही वाला है, पूछेगा ही। जिस चीज पर भी उसकी नजर पड़ती है वो जानना ही चाहता है उसके बारे में कि क्या है। आप अपने लिए भी पलट करके देख लीजिए कि हम चीजों को जान करके, जांच परख करके उस आधार पर व्यवस्थित जीना चाहते हैं या बिना जाने, बिना जांचे परखे कुछ भी मान करके जी लेना चाहते हैं। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। और लास्ट बात जो मैंने कही कि मानव को अगर इस रूप में देखते हैं तो आज के दिन आदमी और आदमी के बीच, इंसान और इंसान के बीच, मानव और मानव के बीच जितने तरह के भी जो कंडीशंस पहले थी, आज हैं और आगे आने वाली हैं, वो सिर्फ इस घटना पर आधारित है कि हम सिर्फ मान रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे। वही जानने की कोशिश कर भी रहे हैं तो पूरा जहाँ चूक है वही हमारी समस्या का कारण बनता है। कल कोई पिछले दिन बहुत बात कर रहे थे पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में। अगर हमने ये मान लिया कि पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, महिलाएं नहीं होती, अभी समस्या होने ही वाली है। अगर हमने मान लिया कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण काम है, घर का काम तो बेकार काम है, जो कल परसों बता रहे थे, अभी समस्या होने ही वाली है। अगर हमने मान लिया कि एक खास प्रकार का रेस सुपीरियर रेस है, बाकी रेस इंफीरियर हैं, अभी समस्या होने ही वाली है। अगर हमने मान लिया कि एक देश के लोग सुपीरियर हैं, दूसरी देश के लोग नहीं हैं, अभी समस्या होने ही वाली है। किसी भी बेसिस पर हम जैसे ही मानने की जगह पर यहाँ आदमी आदमी के बीच डिफरेंशिएशन करेंगे, समस्या शुरू हो जाएगी। क्योंकि फंडामेंटली देखने जाते हैं तो मानव एक जैसा दिखाई देता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं दिखाई देता। फंडामेंटली इस बेसिस पर जब देखते हैं तो मानव मूलतः एक जैसा है, एक जैसा है। यस प्लीज। जैसा कि आपने कहा भैया कि जानना, सब यहाँ पढ़े लिखे हैं इतने, तो उसमें क्या इसका मतलब फिर भी हम गलत कर रहे हैं या गलत मान रहे हैं, तो क्या हमारी शिक्षा गलत है कि क्या कारण है? देखिए, कारण तो डिटेलिंग नहीं करेंगे, अभी हम उस दिन जाके करेंगे, हम शिक्षा पे समय नहीं लगाना चाहते।
अपने ही कंटेंट को पलट के देखिए, जो हम घर परिवार में बच्चे को दे रहे हैं वो, जो स्कूल कॉलेज में दे रहे हैं वो, जो समाज में दे रहे हैं वो, उसमें कितना हम बच्चे को परिवार में संबंध पूर्वक जीने की शिक्षा दे रहे हैं, कितना हम समाज में व्यवस्था पूर्वक जीने की शिक्षा दे रहे हैं, कितना वो मानव को मानव की तरह समझ ले इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। कोई 1 स्कूल 2 स्कूल 4 स्कूल कहीं दे रहा हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जो ज्यादातर जगहों पे चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं उसको एक बार पलट के देखा जाए। मुझे तो ये है कि पिछले 20 सालों में अगर हमने अपने बच्चे को अंग्रेजी बोलना सिखाया है तो आज अंग्रेजी बोलने का परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई देता है। हमको दिखाई देता है कि पिछले 20 सालों में अगर हमने इंजीनियर और डॉक्टर बनाने को गोल बनाया है तो इंजीनियर और डॉक्टर बढ़े हुए भी दिखाई देते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो मजाक में कई बार ऐसा कहते कि 40 साल पहले अगर पूछते कि इंजीनियर साहब का घर कौन है तो बताता कि इस मोहल्ले का वो जो सबसे बड़ा बंगला उधर दिख रहा है ना, वो इंजीनियर साहब का घर है। आज अगर पूछिएगा कि इंजीनियर का घर कौन है तो पहले पूछेगा कौन से इंजीनियर और कौन सा फ्लैट। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें 25-50 इंजीनियर नहीं होंगे। आज के दिन 25-50 इंजीनियर ना हो ऐसा मोहल्ला मिलना मुश्किल है। तो ये तो बहुत साफ दिखता है कि हमने इंजीनियर बनाने के लिए प्रयास किया तो इंजीनियर बन भी गए, हमने डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास किया तो बन भी गए, हमने अंग्रेजी सिखाने का काम किया तो सीख भी लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मानव को समझने का, परिवार को समझने का, समाज को समझने का, प्रकृति को समझने की शिक्षा देने में हमसे चूक या कमी हो ही रही है। चाहे परिवार से हो रही हो, चाहे स्कूल कॉलेज से हो रही हो, चाहे समाज से हो रही हो, तभी तो कठिनाई हो रही। मैं बार बार कहता हूं कि आज के दिन मीडिया को देखिए, वो मैगी खाने का एडवर्टीजमेंट तो कर सकता है, पिज्जा बर्गर खाने का एडवर्टीजमेंट तो कर सकता है, दूध रोटी खाने का एडवर्टीजमेंट कौन करेगा जी? रोटी सब्जी चावल दाल को खाने का और फल खाने का एडवर्टीजमेंट कौन करेगा? दूध का एडवर्टीजमेंट भी करना हो तो दूध पियो नहीं कहेगा, दूध से बना हुआ ब्रिटानिया बिस्किट खाओ जिसमें 4 बिस्किट में 1 गिलास दूध की ताकत है, ये जरूर बताएगा। मैं तो कई बार ये नहीं सोच पाता हूं कि ये 1 गिलास दूध जो है, ठीक, उससे बना हुआ ये 4 बिस्किट 1 गिलास दूध से सस्ता कैसे पड़ जाता है। मुझे कई बार मैं नहीं सोच पाता हूं, लेकिन होगा कोई मैजिक उसमें, मैं घुसा नहीं हूं तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन इतना तो मैं पक्का कह सकता हूं कि ये जो मीडिया एडवर्टीजमेंट हमको मैगी खाने को तो कह रहा है, चाउमीन खाने को तो कह रहा है, बर्गर खाने को तो कह रहा है, पिज्जा खाने को तो कह रहा है, बिस्किट खाने को तो कह रहा है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन मूलभूत चीजों की जरूरत है उसकी शिक्षा कौन देगा? और हमारे घर का एक बड़ा स्ट्रगल आज के दिन हो गया है कि हमारा हर छोटा से छोटा बच्चा खाना क्या खाएगा ये हम माँ बाप बहुत कम तय कर पा रहे हैं। हमारा मीडिया, हमारा एडवर्टीजमेंट, हमारा पीयर प्रेशर और उनके फ्रेंड सर्कल वो ज्यादा तय करते हैं। मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक जगह गाड़ी रुकी तो एक 8-10 साल का बच्चा होगा और 11-12 साल की बिटिया होगी, वो रुके तो बच्चे ने कहा कि भाई पिताजी को कि नीचे से जो है, ठीक, चिप्स खरीद के ले आइए और कोका कोला खरीद के ले आइए, कोई सॉफ्ट ड्रिंक कहा होगा। जब पिताजी उठ के जाने लगे 4 कदम तो बेटा पीछे से कह रहा है आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेना है, तो हमको साथ में लेके चलिए। तो अभी स्थिति तो हमारे घर परिवार की ऐसी हो गई है जी, ऐसी हो गई है। उपाय क्या है? उपाय यही दिखाई देता है कि ये जो शिक्षा संस्कार का काम है ये घर में, परिवार में, स्कूल कॉलेजेस में, समाज में, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, ये सब जगह पर अंततोगत्वा ठीक होने की जरूरत है। वो सब जगहों पर हमको सही और व्यवस्थित जीने की प्रेरणा देने की जरूरत है। और आज के दिन की शिक्षा में देखिएगा ना तो कई सारे दुर्भाग्य दिखाई देते हैं कि हम संसार में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं हम उन पे बहुत कम पढ़ाई करते हैं। आप पूरे मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई को पलट के देखेंगे ना,
बीमारियों के इलाज की शिक्षा तो उसमें बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, बड़ी मुश्किल से उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसका सिलेबस आपको MBBS के कोर्स में कहीं पलट के देखने को मिलेगा। 4 साल वही 4.5 साल हम पढ़ाते हैं, सब तरह के बीमारियों के इलाज पर बात करते हैं, लेकिन स्वस्थ कैसे रहें ये उसमें बड़ी मुश्किल से कहीं ढूंढ के मिलता है। मैं सबसे पलट के एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? बार बार आप बीमार पड़ते रहें, एम्बुलेंस की सुविधा हर 3 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाए, 4 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं और आपको इलाज हो करके घर आ जाएं, फिर 3-4 महीने में उसी लाइफ स्टाइल के कारण फिर बीमार पड़ जाएं और ऐसा हर 4 महीने में हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहें, ये चाहते हैं या हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे ये चाहते हैं? उत्तर बहुत साफ है। हम सबसे अगला सवाल पूछते हैं कि अगर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो उसके लिए अपना आहार विहार, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना जीवन शैली से वो ठीक होगा या दवा खा के ठीक होगा? तो दवा तो इमरजेंसी है जी, कि जब बीमार हो ही गए तो इलाज तो करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलाज नहीं करें, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए जो सही जीवन शैली है उसको समझने और जीने से शुरू करेंगे या दवाई खाने से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करना ठीक है? अच्छी जीवन शैली अपनाने से। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा दीदी आपने कि करेगा कौन। इस पे मैं अपनी एक कहानी सुनाऊंगा आपको। माइक आ गया आपके पीछे दीदी। शैली को पीछे से आवाज आई कि बदलना पड़ेगा, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बदलेगा कौन? मैं पतली हो जाऊं इसलिए ये डाइटिंग कर लें तो ठीक है, ये हकीकत है। ठीक कह रही जब हैं। आप कहेंगे ना कि मुझे ही करनी है, अच्छा कोई आसान तरीका नहीं है ऐसे कि रात को कोई गोली खाएं और सुबह तक पतले हो जाएं, या फिर मेरा कमर दर्द या मेरे को थायराइड या ब्लड प्रेशर ये सब नॉर्मल हो जाए? मैंने अपनी जीवन शैली को बदलकर, मैंने आपको बताया, मैंने अपने वजन कम किया। उससे कितने केजी की थी दीदी आप पहले? मैं 131.7 किलोग्राम की। भरोसा नहीं होता दीदी। इन्हें नहीं हो रहा। और अभी कितना है? मैं अपने क्या कहते हैं 70 से 75 के बीच में रखती हूँ। काफी कम कर लिया दीदी आपने। जी हाँ। समथिंग पे आइडल वेट को अचीव किया। अच्छा। आइडल वेट को टच किया। और सच्ची में ये हकीकत है कि एक आदमी का वजन उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए, आपको बहुत सारे लोग इर्द गिर्द मिलेंगे, अरे 70 के हो गए हैं, अब बची कितनी है? बची नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, मोटे लोगों को मैंने मार्केट में बोला कि मैं आपके हेल्थ के रिगार्डिंग आपसे बात कर सकती हूँ? अभी तो से ठीक ही चल रहा है, अभी तो कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि अगर इसी जीवन शैली से आप चलेंगे कि तो आगे आने वाले 5 साल या 10 साल बाद आप बीमार नहीं होंगे? तब की तब देखेंगे। देखने के लिए बचा कौन? आप होने चाहिए उस टाइम। आपकी जीवन शैली इतनी खराब है। ये मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान कह रहा है कि जिसने अपनी जीवन शैली को इतना खराब कर दिया था, जिसे भूख के बाद भी भूख लग जाती थी। मैं आपको हकीकत बता रही हूं। ऐसी 131.7 किलोग्राम वजन को इकट्ठा करना आसान नहीं है। ठीक बात है। जब तक 40 की उम्र में ये रहा, अरे मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे औरों की नहीं पता। जो मैं जिस भ्रम में जी रही थी वो यही था कि 40 तक मेरी उम्र मेरा साथ या मेरा शरीर दे रहा था, कि मेरा पाचन शक्ति अभी कुछ बचा कुचा था कि जो डाइजेस्ट कर रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब 40 से पहले मैंने अपने शरीर की सुध नहीं ली, क्योंकि मैं उसको अपना अधिकार समझती थी, मैं उसकी मालकिन समझती थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर चल रहे थे। लेकिन अकल तब आई जब मेरे को किस्मत ने लात मारी।
जब मेरे को एक खिलाड़ी को, एक जूडो के हैवी वेट कैटेगरी के प्लेयर को, जिसने मास्टर डिग्री करी हो फिजिकल एजुकेशन टीचर में, जो नागपुर के ग्राउंड में दिन में 2 बार दौड़ती हो, आप सोच के देखो वो कैसे 1.25 महीने बिस्तर पे रह जाएगा। कुर्सी हिल रही है, गिलास हिल रहा है, गिलास को रखना इतना आसान है, लेकिन मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को नहीं हिला पाई। इसका मतलब तो ये है ना, चाहे वो जीवन है या आपका कोई भी, जब तक आप लात नहीं खाएंगे तब तक कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लातों के भूत हैं, ये पक्का है, ये हकीकत है, हम लातों के ही भूत हैं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे, करना है, ये आवाज आ रही है अंदर से, जो विचार आप बोल रहे हैं ना, अपने से बातें करो, है तो आवाज आती है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन करेगा कौन? गोली गोली वोली कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। हम कल से करेंगे, कल से करेंगे, ये करते करते मुझे काफी साल हो गए। लेकिन तब समझ में आया जब 40 से पहले मैंने अपने शरीर की नहीं सुनी, और 40 के बाद ऐसे गिन गिन के बदले मेरे शरीर ने लिए ना भैया। मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मैक्स हॉस्पिटल में बोल दिया, 3री मंजिल से उतारना मुश्किल हो गया। उस घर को, जिस घर में ब्याह कर आई थी, उस घर को मैंने दोबारा खाली होते हुए नहीं देखा, मेरे को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। सारा सामान मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने जो है वो सब शिफ्ट किया। लेकिन तब भी मेरे को ये नहीं बताया मेरे परिवार ने कि प्रीति तेरे को ठीक होने की जरूरत है, तेरे को अपनी जीवन शैली को ठीक करने की जरूरत है। नहीं, हम लिफ्ट वाला मकान ले लेंगे। डर लगता होगा घर वालों को नहीं, ये आपसे। घर वाले छोड़ो, वो दूसरे घर वाले भी ऐसे ही है मेरे। ये हकीकत बता रही हूँ भैया, क्योंकि कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आदमी 100 से परे तो जा सकता है, लेकिन 100 से जब इधर आ जाता है तो वापस जाने की उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसे हम अपनी जीवन शैली में आ गए हैं कि इतना आगे पहुंच गए हैं, इतने गड्ढे के, इतने घेरे में पहुंच गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं पर कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। 2 बातें, आपकी सारी बातें सुन। और एक चीज और कहूंगी भैया, जी जी, अगर अपनी जिंदगी में चाहे इस वाली जीवन शैली में टर्न नहीं किया, या सेहत को लेकर अगर यू टर्न नहीं लिया, इस शरीर के बारे में अगर सच्ची में नहीं सोचा, तो आप तो छोड़ दो सोचना, वो डॉक्टर सोचेगा, और डॉक्टर कितना मोटा सोचेगा वो आपको भी नहीं पता होगा। सही बात है। और ऐसे ये वाली जीवन शैली है, आप सोच रहे हैं कि भाई ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, बढ़िया है, लेकिन इसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मैं सीरियसली प्रैक्टिस करूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपना बच्चा भी अच्छा चाहिए, अपना घर भी अच्छा चाहिए। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिटिल थोड़ा सा। जब मैं सेहत के मामले में कर सकती हूँ ना, जब ये चमत्कार हो सकता है, तो ये भी कुछ हो ही सकता है। आज से करूंगी तो 2 साल 4 महीने में अपना वजन कम किया, क्या 2 साल 4 महीने में इसको थोड़ा सा डिफर नहीं कर सकती हूँ? लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, कल तो कुछ है ही नहीं। ये मैं अपनी बात दिल से कह रही हूँ, करना तो पड़ेगा, चाहे वो सेहत है या जीवन है, बस। ठीक बात। आप उस टाइम लाचार फील करते हैं जब आप नहीं हिलते हैं, तब यकीन आता है कि काश कुछ कर लेते अपनी जिंदगी में। और मैंने हमेशा सोचा है अपने घर में, मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, मेरा भाई जो है वो साइंस स्टूडेंट, बहन कॉमर्स साइड, पापा पीएचडी होल्डर, एफएमएस लाइब्रेरियन, मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। सारी क्वालिटी होने के बाद अपने अंदर मैंने सिर्फ अपने वेट को गेन किया और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा लूज किया है, हमेशा लूज किया है। लेकिन आज इतना है कम से कम कि अपने वेट को कम करके कॉन्फिडेंस गेन करके बैठी हूं और आपके समक्ष अपनी बात को रख सकती हूं, और दावे के साथ रख सकती हूं। इस चीज की कोई अगर मेरे सामने खंडन भी करते हैं तो उसको प्रूफ के साथ दूंगी जवाब, इतनी कॉन्फिडेंट हूं। बढ़िया, ठीक बात है। हम फास्टिंग ये सब के कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट का काम हम लोग करते हैं, पूरा ग्रुप है। मैं तो कभी कभार जाता हूँ। भैया मेरी शादी जब होनी थी, मैं उससे पहले, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आप अपने भाई बहनों की शादी में सबसे अपने जोड़े के साथ खड़े हो, लेकिन मेरा जोड़ा नहीं था। और उस टाइम डिप्रेशन में भी आया इंसान आता है। आप मेरी जगह खड़े होके देखिए, वो फिर अलग ही होते होंगे, क्योंकि मैं पूरे कुटुंब में, भाई बहनों में, चाचा ताऊओं में सबसे बड़ी लड़की हूं। मेरी बहनोई ने और मेरी सिस्टर ने 2.25 महीने मेरे लिए वेट भी किया एंगेजमेंट के बाद, लेकिन उसकी ट्रांसफर हैदराबाद होनी। लेकिन सबको, मम्मी पापा के कलीग्स ने बोला कि नहीं, अब चौहान साहब आपको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, अब नहीं रोकना आपने।
मेरे को टीचर्स ने मन आकर घर में, मम्मी के फ्रेंड्स लोगों ने, कलीग्स ने आके मेरे को बोला कि प्रीति देख बेटा, मैंने कहा दी ऐसा है आप कर लो, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी उस पंडाल में या टेंट में या किसी भी उसमें बैंकेट में, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। लेकिन फिर भी कहीं जाके एक समझौता किया, अपनी बहन को स्टेज तक डांस करके भी लेके गई। एक सर ने, मम्मी के कलीग ने बस मेरे सर पे हाथ रख के इतना पूछ लिया, प्रीति तू ठीक है बेटा? मैं बस वहीं रो दी। जरूरी नहीं है भैया जो हर चीज हंस के बोल रहा है ये कोई वो बहुत हैप्पी रहे, अगर बार बार उस चीज को याद करेंगे तो मन भरता है। लेकिन आज सब चीज सेटल डाउन है और मैंने अपने शादी के लिए कि अगर इससे ज्यादा डिले हो गया तो अपने भाई के बच्चे भी खिलाने पड़ जाएंगे घर में। मैंने 160 किलो वजन जिम से स्टार्ट किया और मैंने अपना उस टाइम 27 किलो वजन कम किया। और ये मेरे नानी के घर पे मेरे को मेरे फादर से शादी.com से इनकी बातें चल रही थी, तो ये वहां पर मेरे को देखने के लिए आए, ऐसे ऐसे बात हुई। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब वहां पर सब कुछ तय हो गया तो भैया फिर उसके बाद शादी हो गई, सब कुछ हो गई। तो यहाँ पर पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैंने दोबारा वेट गेन किया। वो 107 पे नहीं ठहरा, वो फिर 131.7 पे ठहरा। मुझे लगा कि मेरा गोल तो वहीं तक था कि शादी करनी है, शादी करनी है इसीलिए पतला होना है। शादी हो गई, छोड़ पड़े ऐसे। लेकिन न जीवन ऐसा चलेगा ना शरीर ऐसा चलेगा। शरीर मुझे तब तक चाहिए जब तक बुढ़ापे तक चाहिए। अभी यहाँ पर मेरे को काफी साल पहले, 6-7 साल पहले जो लोगों ने देखा, कहने लगे कि प्रीति तुमने मेंटेन किया है, क्योंकि मैं उस चीज से डरी हूँ। ठीक बात है। और आप जो बोल रहे थे ना मेरी बेटी के बारे में कंसल्ट जो मैं कर रही थी, मुझे सच्ची में डर है कि आगे आने वाले टाइम में वो किस तरह से मुझे जवाब दे सकती है अगर मैंने उससे उल्टा तू तड़ाक करी, तो वही मुझे संभलना पड़ेगा। ठीक बात है। मीटरों में 131 केजी के वजन को 70 केजी में और 60 केजी में कन्वर्ट कर देना असंभव से कम टास्क नहीं होता जी हमारे लिए। बाद में ठीक करना रिलेटिवली कठिन टास्क हो जाता है। इसलिए जितना अर्ली एज से हम ठीक समझने और ठीक जीने के काम को कर लें, उतना आगे जीना सहज और सरल होता जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात दिखाई देता है कि बड़े एज में भी अगर हम मन बना लें तो चीजें बदल सकती हैं। वही बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। भाई छोटी सी चीज और कहूंगी, मेरे को एक चीज का डर और पता क्या लगा, मेरी सिस्टर यूएस से आई, मम्मी से बात कर रही थी, हाँ, और उसने मम्मी से कुछ बात करी अकेले में, जैसे चुपचाप से करते ना गुपचुप। मैंने कहा क्या बात कर रही थी? की हालत खराब हो जाएगी और ये अपनी लड़की को छोड़कर चली जाएगी। अब अपनी लड़की को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? नहीं जाना तो मुझे फिर अपने आप को ठीक रखना है, और ठीक रखना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, बस डर होती है। तो जिस जगह पे हम बात कर रहे थे ना कि अगर मानने में एक बार हमको चूक हो गई, अगर यहाँ हमने ये मान लिया कि सुविधा में ही सब कुछ है, अगर यहाँ हमने ये मान लिया कि पैसा कमाने से ही जिंदगी सफल हो जाएगी, अगर यहाँ हमने ये मान लिया कि खाने पीने और मौज करने में ही जिंदगी की सारी सुख है, तो उसके डिजाइन के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में वो सारी समस्याएं दिखाई देगी। मानने से जानने की जगह पे शिफ्ट होने का मतलब यही है कि मानव को मानव की तरह हम देख सकें। ऐसे ही जब हम परिवार में व्यवस्था पर बात करेंगे तो वहां हम संबंधों को भी इसी तरह से समझने का काम करेंगे कि विश्वास का मतलब क्या है, कैसे उसको अपने में इंश्योर कर सकते हैं, सम्मान का मतलब क्या है, कैसे उसको अपने में इंश्योर कर सकते हैं। मानव शब्द तो हम पहले भी बहुत सुन रखे होंगे कि नहीं? कोई पहली बार में मानव शब्द आपको बता रहा हूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब उसकी डिटेलिंग को वर्कआउट करने जाते हैं ना, तब ये क्लियर होना शुरू होता है कि मैं मानव कहता हूं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, उस शब्द का मतलब क्या है, ये तो इस सारे डिटेलिंग के साथ ही, इस सारे विवरण और विस्तार के साथ ही क्लियर होता है। तो इसको बार बार जांच परख करके देखा जाए कि मानव के रूप में ये जो मैं और शरीर का सहअस्तित्व के रूप में होना है, ये दो प्रकार की आवश्यकताएं होना है। इन दोनों के पूरा होने का अलग अलग डिजाइन होना है, दोनों की क्रियाओं का अलग अलग होना है, दोनों के पहचानने निर्वाह करने के तरीके में जो भेद दिखाई देता है, इन सारे डिफरेंसेस को देखने से ये पता चलता है कि सेल्फ की नीड अलग है, उसकी क्रियाएं अलग हैं, उस नीड को पूरा करने का तरीका अलग है, उसका रिस्पॉन्स अलग है। बॉडी की नीड अलग है,
उसको पूरा करने का तरीका अलग है, बॉडी की क्रियाएं अलग हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स करने का ढंग अलग है। और जो समस्या है सारी मानव में, वो इस मानने की जगह पर समस्या है कि मानने में अगर चूक हो जाए, गलती हो जाए, कमी हो जाए तो हमारे जीने में गलती हो जाती है। इसलिए चूंकि समस्या वहां पर है तो उपाय भी उसी जगह पर दिखाई देता है कि मानने की जगह पर जिन जिन चीजों को भी हमने मान रखा है उसको जांच परख करके, फिल्टर करके जानने तक हम पहुंच जाएं, ताकि सच्चाई जैसी है उसको वैसा हम देख सकें। तो ये शिविर मुख्य रूप से यही काम करता है, ये वर्कशॉप मुख्य रूप से यही काम करता है कि मानव का, परिवार का, समाज का, नेचर का, प्रकृति का, अस्तित्व का व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या है, उसको ठीक ठीक समझने का मतलब क्या है, उसको एक प्रपोजल के फॉर्म में आपको देता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप अपने राइट पर, अपने अधिकार पर जांच परख करके देखें कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। ये कोई आपके ऊपर थोपने की बात नहीं है, आपके ऊपर बाहर से लाद देने की बात नहीं है, आप इसको मान भर लें इतने की बात नहीं है। जांच परख करके देखें, और जांच परख करके अगर आपको दिखाई देता है कि ये ठीक है, ये सही है, तो बार बार पलट के देखें कि ऐसा जीने में हमारी जिंदगी का सुख बढ़ेगा या जो पहले से डिजाइन बना रखे हैं उसमें जिंदगी ज्यादा सुखी है। अगर ये दिखना शुरू होगा कि ये वाला डिजाइन ज्यादा सही है, ये वाले डिजाइन में जीने से जिंदगी का सुख बढ़ेगा, जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, तो बदलाव का मोटिवेशन बनेगा, बदलाव का मोटिवेशन बनेगा और हम बदलाव की प्रक्रिया में उतर सकते हैं। चीजें अपना समय लेती हैं, इसलिए एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी ऐसा कोई दावा न तो मैं कर रहा हूं न आप सोचेंगे। लेकिन एक रास्ता, एक उपाय अगर हमको दिखता है और हम उस पर चलना शुरू करते हैं तो एक कदम चलने से भी हम मंजिल के एक कदम करीब तो होते ही हैं। 4 कदम भी हम चलते हैं तो हम मंजिल के 4 कदम करीब तो होते ही हैं। तो जितना जितना हम प्रयास करते जाते हैं उतना उतना हम उसके करीब आते ही जाते हैं। तो बार बार अपने से जांच परख करके ये 2 चीज देखा जाए। एक, मानव के रूप में ऐसा अगर हम देखेंगे तो जितने तरह के भी डिफरेंसेस और वेरिएशंस हम आज आदमी आदमी के बीच बना रखे हैं वो सारे भेद समाप्त होते हैं कि नहीं। और इसके आधार पर अगर हम जीने के डिजाइन को सोचते हैं, तो सेल्फ और बॉडी दोनों का ध्यान रखेंगे या किसी एक पर ही अपना सारा समय और प्रयास लगाएंगे। अगर हमको दिखाई देता है कि सेल्फ की नीड सही समझ और सही भाव से पूरी होती है, अगर हमको दिखाई देता है कि सुविधा की नीड फिजियोकेमिकल थिंग से, भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है, तो हम सही समझ, सही भाव और भौतिक रासायनिक वस्तु ये तीनों के लिए काम शुरू करेंगे या किसी एक में, किसी 2 में ही लगे रहेंगे। ऐसे ही हमको ये दिखाई देता है कि सही समझ और सही भाव से विश्वास, सम्मान जैसी जरूरत पूरी होती है। ये फिजियोकेमिकल थिंग से सुविधा वाली जरूरत पूरी होती है, तो हम सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में उलझेंगे क्या? तो अपनी जिंदगी को इस बेसिस पर पलट के बार बार देखने की जरूरत है कि हम आज किस डिजाइन में जी रहे हैं और इस डिजाइन से जीना ज्यादा ठीक है या डिजाइन हम अपना रखे हैं वो ज्यादा ठीक है। कहाँ कहाँ हम इस डिजाइन के हिसाब से जी ही रहे हैं, कहाँ कहाँ उसमें गैप्स हैं, उन गैप्स को पहचान करके हमको फुलफिल करने की जरूरत है। और जो बात मैंने शुरू में कही कि मुद्दा दूसरे की जांच परख करने का नहीं है कि दूसरा कैसा जी रहा है, मुद्दा पहले अपनी जांच परख करने का है कि हम कैसा जी रहे हैं। अगर ये सारी बात सुन करके आपने दूसरों का ही जांच परख शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं ये दवा को भी जहर की तरह प्रयोग करने जैसा है।
कि ये जो दवा हम में बदलाव ला सकती थी, हमको स्वस्थ बना सकती थी, हमारे जीवन में ज्यादा सुख समृद्धि को ला सकती थी, हमने उसी का प्रयोग कर दिया दूसरे का हिसाब लगाने में। फिर हम आपको बदलने का कोशिश करते हैं, आप हमको बदलने का कोशिश करते हैं, निष्कर्ष कुछ खास हाथ में नहीं लगता। बल्कि हम एक बार अपने में बदलाव के काम को ठीक ढंग से कर पाते हैं ना, तभी हम दूसरों में बदलाव के लिए कुछ सहयोग करने वाली जगह पर भी आ पाते हैं। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, उसको मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर देना चाहता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था, जैसा आपने भी बहुत बढ़िया बताया कि माना को डिजाइन तो एक जैसा ही है, और इसे समझ लेंगे तो जितने भेद है दुनिया में, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र के नाम पे, वो खत्म हो जाएंगे। तो पूरे देश में एक गंभीर बात ही कर रहा हूँ, आपका टेक चाह रहा था कि जैसे पूरे देश में इस समय पिछले 11 साल से खासकर ये चल रहा है, हिंदू मुसलमान तो साथ नहीं रह सकते हैं, अलग राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो आपका ये स्लाइड तो पूरी राजनीति को फेल कर देगा, आज की राजनीति में। वही इस की जगह पर अगर भेद हो गया है तो ये समस्याएं होंगी ही। पिछले 11 सालों में भी हम देख रहे होंगे इस समस्या को, और थोड़ा पीछे लौट के देखते हैं तो लोगों ने पहले भी उन समस्याओं पर बहुत बात किया है। ठीक है, बात किया है, ऐसा नहीं है कि पहले बात नहीं होती रही है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की कोई किताब किसी ने हमको गिफ्ट की थी, काफी डिटेल में इन मुद्दों पर बात है, और एग्जैक्टली वहां यही बात उठाया गया है कि ये दो अलग अलग संस्कृति और सभ्यताएं हैं, साथ रह भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमारा एकदम सिंपल कहना है कि मानने की जगह पर अगर हमने कुछ स्ट्रांगली मान लिया है, आदमी को आदमी की तरह नहीं देख करके किसी धर्म को श्रेष्ठ मान लिया है, किसी जाति को श्रेष्ठ मान लिया है, किसी संप्रदाय को श्रेष्ठ मान लिया है, किसी किताब को श्रेष्ठ मान लिया है, किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है, और दूसरे सभी को हम बेकार सिद्ध करने में लगे हुए हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक दूसरे के लिए वो समस्या का कारण ही बनने वाला है। तो आप इन स्लाइड्स को देखेंगे तो ये सिर्फ राजनीति में जरूरी है ऐसा नहीं है, जहां रेसिज्म की समस्या चल रही है वहां भी जरूरी है। जहां घरों के अंदर, यहाँ माइक दे दीजिएगा, जहां घरों के अंदर पुरुष और स्त्री के बीच भेद हो रहा है वहां भी इसकी जरूरत है। जहां बच्चे और बड़ों के बीच भेद हो रहा है वहां भी इसकी जरूरत है। जहां अगर नारे लग रहे हो किसी एक भाषा वाले को, किसी एक जाति वाले को, किसी एक एरिया वाले को यहाँ से हटाओ, मारो, पीटो, भागो, भगाओ, वहां भी इसकी जरूरत दिखाई देती है। जहां जहां भी मानव मानव के बीच भेद दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजनीति में दिखाई देता हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में दिखाई देता हो, चाहे घर में दिखाई देता हो, चाहे राष्ट्र की जगह पर दिखाई देता हो। ठीक, अभी नारा दे रहे हैं अमेरिकन फर्स्ट का। ठीक, अमेरिकन फर्स्ट तक तो ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट एटीट्यूड जैसे ही ले आते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि दूसरों की तुलना में हमको आगे खड़ा होना है। ये रोग जैसे ही पैदा हो गया ना, अब हम दूसरे आदमी को आदमी की तरह नहीं देख रहे हैं। तो जरूरत तो उन सभी जगहों पर दिखाई देती है जहां मानव मानव के बीच भेद हो रहा हो, चाहे वो राजनीति का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, चाहे संप्रदाय का मुद्दा हो, चाहे भाषा का मुद्दा हो, चाहे घर के अंदर एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने का मुद्दा हो। लेकिन समाधान मुझे सिर्फ इतना नहीं समझ में आता है कि स्लाइड भेज दिया जाए, ये समाधान है। समाधान मुझे ये समझ में आता है कि इस पूरी बात को हम अपने जीने में उतार सकें, ठीक है, और उसके बाद उन सभी लोगों के साथ एक सार्थक चर्चा को, संवाद को, डायलॉग को इनिशिएट करने का काम कर सकें, और समाधान को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का मतलब वही है। समाधान को क्रिएटिव ढंग से, रचनात्मक ढंग से, रोचक ढंग से, इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस करने का मतलब यही है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम सही की बात को सम्मान और स्नेह के साथ कैसे एक्सप्रेस कर सकें, उस जगह पे काम की जरूरत है। हाँ जी, मेरा जैसे यही सिमिलर सवाल था कि क्या ऐसी वर्कशॉप उन क्षेत्रों में भी होती है जहाँ, देखिए ये तो बहुत ही वर्कशॉप चलती है, उनके मन को बदल पाए हो
आप ऐसे एग्जाम्पल बताइए ना। देंगे देंगे दीदी, अभी उनकी बात को सुन लेते हैं, इसका तो हम उत्तर देंगे। नहीं, मैं तो खाली ऐसा है कि ये बात चली स्लाइड की तो मैंने इसलिए रखा है थोड़ा लोगों को ध्यान जाए कि फर्क जो आदमी आदमी में वो मानने के कारण है। हमारा मानना अलग है, उनका मानना अलग है। उसको जानकर हम ठीक कर सकते हैं, जानकर एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, साथ में जी सकते हैं, सह सेतु जो ऊपर लिखा हुआ है वो हो सकता है। अगर वो मानने को ठीक करने के बजाय एक दूसरे को निपटाना चाहेंगे तो फिर उसमें एक गांधी जी ने कहा था ना कि अगर उसने एक आंख फोड़ी और मैं भी उसकी एक आंख फोड़ूंगा तो पूरी दुनिया का अंधा होना तय है। बस मुझे तो ध्यान दिलाना था खाली। क्रम में सभी जाति के लोग लगे हुए दिखाई देते हैं, सभी धर्म के लोग लगे हुए लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप कह रहे हैं जुड़ने की बात, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ से सेशंस लेने का काम कर रहे हैं दीदी। जुड़ना तो छोड़ दीजिए, सेशंस कंडक्ट करने का काम आज के दिन कर रहे हैं। जो हमारी पूरी टीम है उसमें कई लोग हैं, एक दो भी नहीं, कई लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से हैं, ठीक है। समय के साथ वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कम होने के बदले, ठीक है। ये जरूर है कि हम सारे ध्यानाकर्षण और जीने के काम को सम्मान और स्नेह के साथ करते हैं या विरोध के साथ करते हैं, ये पहचानने की जरूरत है। हम भी आदमी को आदमी की तरह देखते हैं या हम खुद भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भेद कर रहे हैं, ये हमको जरूर बार बार देखने की जरूरत है। अगर हमारे ही देखने में भेद है, काम होना तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। तो अगर हमसे पूछेंगे तो आज के दिन तो पब्लिक में डेटा हम सबके उपलब्ध हैं जी, कि हम तो किसी जाति धर्म संप्रदाय को पूछते भी नहीं है जी, पूछते भी नहीं है। वो तो पता चलता है सिर्फ इतने भर से कि किसी का नाम क्या है, किसी का टाइटल क्या है, उससे थोड़े बहुत आइडिया लग जाते। नहीं तो हम तो पूछने को भी मुद्दा नहीं मानते, क्योंकि हमको लगता है कि ये आधार ही नहीं है आदमी से बात करने का। हमको अगर आदमी आदमी की तरह समझ में आया है तो आदमी को आदमी की तरह देखना मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी है। तो आप तो जाति और धर्म के आधार पर भेद कर सकते हैं हमसे, अगर आपका मान्यता ठीक नहीं है तो मैं कैसे भेद करूं अगर हमको आदमी ऐसा दिखाई देता है तो जी। आपको कोई रखा हुआ रस्सी सांप दिखाई दे रहा है तो आप डर सकते हैं, हमको वो रस्सी दिखाई दे रहा तो हम क्या करें, हम क्या करें। तो हमको तो आदमी आदमी की तरह दिखाई देता, तो हमको तो जाति भाषा धर्म संप्रदाय इसको पता करने में भी रुचि नहीं होती जी। और अगर आप उस आधार पर भेद करते हैं तो आप हमारे साथ तो भेद कर सकते हैं, लेकिन हमको ये दिखाई देता है कि आप भी मूल में मानव की तरह मेरे ही जैसे हैं। मैं कैसे भेद करूं आपसे, मैं कैसे भेद करूं, हमसे कैसे हो पाएगा। विचार किया जाए इस पर।